नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराश और आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने से मेडिकल की पढ़ाई करने गए शहर के कई युवक व युवतियों के फंस जाने से उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अब भारत सरकार से बच्चों को भारत बुलाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। फैजाबाद के सुनील, जिनका बेटा रूस मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया, ऐसी बिगड़े हुए हालात को देखते हुए उनकी चिंताएं बढ़ गई है और बताया गया है कि उनका बेटा रूस में पढ़ाई करने के लिए गया था और वहां रूस और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए उन्हें काफी चिंता सताने लगी है और डर लग रहा है कहीं कुछ हो न जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद के सेक्टर 12 डीसी कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दस्तावेज के रूप में किसानों को पहली बार उनकी पॉलिसी भी दी गई है। कार्यक्रम में कुछ किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा की पॉलिसी का वितरण किया गया, साथ ही कुछ किसानों को सम्मानित पत्र भी दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में किसानों को खेती में ड्रोन के उपायों के बारे में भी बताया गया कि आखिरकार ड्रोन का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। इस कार्यक्रम में डीसी जितेंद्र यादव, विधायक राजेश नागर भी और अन्य गणमान्य लोग अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसान अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा में खराब होने से बचा सकते हैं। फसल को कभी ओलावृष्टि, आंधी और कभी कभी तो अन्य पशु खा जाते हैं, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया था और इस योजना के माध्यम से किसान कम से कम प्रीमियम देकर इसका लाभ उठाते हैं। का हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मतलब किसान को ही हमने उसके हाथ में पॉलिसी दे दी है, उसको राइट दे दिया है कि जैसे आज मैं सबसे पहले विधायक जी का धन्यवाद करूंगा कि इस कार्यक्रम में आए। हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, एसीएस मैडम सुमिता मिश्रा जी ने ज्वाइन किया चंडीगढ़ से। तो किसान को स्वावलंबन कैसे बने, उसकी आय कैसे बढ़े, यही प्रयास है। केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी निरंतर इस कार्य में प्रयास कर रही है कि किसानों की आय कैसे बढ़े, उसकी क्रॉप कैसे इंश्योर्ड हो। तो ये मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, एक पॉलिसी किसान के हाथ में हमने दे दी है कि वो अपनी जो उपज का बीमा खुद। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फैजाबाद के सिविल हॉस्पिटल में स्थापित वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया और इस मौके पर प्रोटेक्शन ऑफिसर और सेंटर की इंचार्ज मीनू यादव के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बातचीत करते हुए चेयरपर्सन महिला आयोग ने कहा कि निरीक्षण के दौरान जहां तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई और कोई भी कमी नजर नहीं आई, जिसके लिए उन्होंने सेंटर की इंचार्ज मीनू यादव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर एक वरदान है, जहां एक ही छत के नीचे पीड़ित महिलाओं को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। केंद्र सरकार की एक स्कीम है जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है, वन स्टॉप सेंटर्स। पहले क्या होता था कि कोई लड़की अपने घर छोड़ के आ जाती थी नादानी में, या कोई उसे भगा कर लाता था, या कोई उसे शादी करके झूठा झांसा देकर छोड़ जाता था। कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट किसी बेटी के साथ होता था तो पुलिस के पास रात को रखने की जगह नहीं होती थी और रात को बिना केस के या इस तरह से कोई मुकदमा दर्ज हुए उनको रख नहीं सकते महिलाओं को। तो उसको इस सोच के साथ पुलिस बड़ी परेशान रहती थी। ये इस सोच को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर्स तैयार किए गए और पूरे देश में ये अब हैं, हर ज़िले में, हरियाणा के भी हर ज़िले में ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं। फरीदाबाद का ये वन स्टॉप सेंटर बहुत अच्छा कार्य करता है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बेटियाँ आई हैं सुरक्षित हाथों में वापस गई हैं। और यहाँ पर हमारी मीनू यादव जो इंचार्ज है, उनकी मैं तारीफ़ करूँगी मीडिया के सामने कि वो बहुत ही ध्यान रखती हैं। कुछ इस तरह की बेटियाँ आएँ, कभी काउंसलिंग देनी पड़ जाए तो काउंसलिंग भी देती हैं, मतलब अपना पूरा समय निकालती हैं। उनको खाना पीना ध्यान जो रखा जा सकता है मैक्सिमम रखती हैं, उनको निडर करती हैं और उनको ये विश्वास दिलाती हैं कि यहाँ वो सुरक्षित हैं। तो इसलिए वन स्टॉप सेंटर्स बहुत ही बेनिफिट दे रहे हैं इस तरह के मामलों के लिए। अगली खबर की ओर। महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और बलात्कार करने के
मामले में पुलिस ने एक म्यूजिक टीचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो म्यूजिक टीचर महिला के घर पर जाकर उसे म्यूजिक सिखाता था। इस दौरान घर पर महिला का पति नहीं होता था। म्यूजिक सिखाने के बीच ही महिला के साथ म्यूजिक टीचर ने नजदीकियां बढ़ाकर उसकी अश्लील वीडियो और फोटो भी ले लिए। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल कर म्यूजिक टीचर ने उसका रेप भी किया और इसका इतना ही नहीं, म्यूजिक टीचर ने उसकी एक सहेली को उसके वीडियो और फोटो भी भेज दिए। उसके बाद महिला ने हिम्मत दिखाकर महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और अपनी आप बीती थाने में बताई। इस दौरान महिला काफी डरी और सहमी हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी काउंसलिंग भी की गई और इस बीच पुलिस को आरोपी को पकड़ने एक चुनौती बना हुआ था, क्योंकि वो केवल फरीदाबाद में आधे घंटे के लिए ही आता था, उसके बाद वहां से चला जाता था। पुलिस को अंदेशा है कि और भी कई महिलाओं के साथ इस आरोपी ने बलात्कार और ब्लैकमेल किया होगा। पुलिस फिलहाल अन्य मामलों की भी तफ्तीश में जुटी हुई है। पकड़ा है, किस मामले में पकड़ा है, क्या नाम है, कितनी उम्र है? जी, हमने मुकदमा नंबर 39 में एक आरोपी जिसका नाम सुभाष है, जिसको फरीदाबाद से कल हमने अरेस्ट किया है। ये 22/2 का मुकदमा था और ये मुकदमा था कि एक पीड़िता हमारे पास आई है जिसकी 40 साल की उम्र थी। वो काफ़ी दिनों से इस आरोपी से परेशान थी, क्योंकि वो उसके पास इस पीड़िता के बहुत ही न्यूड फोटो और कुछ अश्लील वीडियो थी, जो कि इसने धमकी देकर ब्लैकमेल कर बना रखी थी। ये लड़का म्यूज़िक टीचर का काम करता है और ये जब उस पीड़िता के घर पे जाता था तो उस टाइम उसके पति नहीं होते थे, वो काम पर होते थे और उसने फिर एक दिन ज़बरदस्ती से उसके साथ रिलेशन बनाए हैं और फिर उसका बिना उसके नॉलेज के वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करने लग गया कि तुम मेरे साथ इस तरह से करो, नहीं तो मैं ये सब तुम्हारे घर वालों के पास भेज दूंगा। जो इस आरोपी ने फिर यही किया। पीड़िता डरती रही और पीड़िता ने मतलब किसी की हेल्प लेने की भी सोचा, लेकिन वो सिर्फ इस डर से नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास उसकी बहुत सारी वीडियो थी। फिर उसने उसकी फ्रेंड को, जो कि उड़ीसा में रहती हैं, 6 फ्रेंड, पिंकी नाम लेकर, पिंकी नाम का यूज़ करके और उसकी फ्रेंड के पास कि तुम्हारी फ्रेंड इस तरह के काम करती है। नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा 2020 में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन के चलते सरकार द्वारा मांगों पर कोई गौर नहीं किए जाने को लेकर और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू उठाकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो हिसार में मंत्री कमल गुप्ता के निवास का घेराव करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री कमल गुप्ता उन सभी मांगों को मानते हुए लागू करें, नहीं तो हिसार स्थित उनके निवास का घेराव किया जाएगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कर रहे हैं आप, किस को लेके आज अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं सर? देखिए जी, आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर, जो हमने पीछे आंदोलन किए थे 2020 में और मांग कर रहे थे, जो कोरोना टाइम की महामारी में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहा था, हम मांग कर रहे थे अनिल विज मंत्री से कि हमारे कर्मचारियों को कोरोना टाइम में जोखिम भत्ता दिया जाए, 4000 रुपया कर्मचारी की तनख्वाह में लगाया जाए और 50 लाख का बीमा किया। बोलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार चिंडालिया है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। सर आज झाड़ू उल्टी करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किस लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये जो आज झाड़ू उल्टी करके हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो हरियाणा की सरकार है, इसकी जो वायदा खिलाफी है, वार्ताहीनता है, उसके खिलाफ आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश की 90 पालिका परिषद निगमों के कर्मचारी आज सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर 2020 में 25 अप्रैल और 17 अगस्त को सरकार से हमारा समझौता हुआ और जो पालिका परिषद निगमों के कर्मचारियों की समस्या थी उन सभी पर वहाँ पर समझौता हुआ। जैसे कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों को 50 लाख रुपया देने, उनके आश्रित को एक नियमित रोजगार देने, 4000 रुपया जोखिम भत्ता लागू करने, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नियमित भर्ती करने, ESI EPF की राशि जो हमारे खातों से काटी जा रही है, लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रति महीने का गबन है जो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के डकार रहे हैं, उनको उनके। तो चलिए बात करेंगे अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बारे में। फरीदाबाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर धरना दिया और मुख्यमंत्री से सीधी मुलाकात नहीं कराई तो धरना खत्म नहीं होने की बात भी कही।
उन्होंने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब सीधी बात पर बात खत्म होगी। 2018 से लंबित पड़ी मांगों को पूरा करने को लेकर आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन लगातार जारी है। काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बीच आंगनवाड़ी वर्कर कई बार अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर जाकर भी प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आंगनवाड़ी वर्करों ने हरियाणा परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पड़ाव डालते हुए कहा कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सीधी बात नहीं होगी तब तक ये पड़ाव नहीं उठेगा और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कि जी ये झूठे आश्वासन तो हमें 3 महीने से मिलते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें रिटर्न में टाइम नहीं मिलेगा सीएम से मिलने का। हमें सीएम साहब से बातचीत के लिए हमें रिटर्न में टाइम दे दें, हम यहाँ से पड़ाव तभी उठाएंगे, नहीं हमारा पड़ाव यहीं चलेगा जब तक हमारी हड़ताल चलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना दी गई थी सभी आंगनवाड़ी वर्करों को, पर क्या वजह रही है कि वो धरातल पर नहीं उतर पा रही? क्या बीच में कोई कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है सिस्टम? कौन धरातल पे नहीं उतर पा रही? जिन मांगों को आप मान रहे हैं खुद मुख्य में जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। 8 दिसंबर से हमारी लगातार तालाबंद हड़ताल पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, लेकिन सरकार से बार बार वार्ता भी हुई है। हमारी 6 बारी विभागीय वार्ता हुई है, 1 बारी हमारी मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई है, लेकिन हमारी कोई नई मांग नहीं, हमारी पुरानी मांग है। हमारी बार बार सरकार से यही कहना है कि भाई सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और जो हमारी पुरानी मांग है उनको लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरने पर हैं और आज यहाँ पर डेरा डालने की पड़ाव डालने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और किस तरीके से इनको आश्वासन दिया? मेरा बहनों से कहना डेरा डालने के स्वरूप सरकार के संज्ञान में है, जो उनकी डिमांड है उसको मुख्यमंत्री पहले मीट हुआ है। कमलेश ढांडा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ इनकी यूनियन मिठाई भी कराई थी, उनकी मांगों का धन्यवाद भी मुख्यमंत्री करा था। अब ये कहते हैं हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई। अब इनकी जो भी बात है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और जो भी बात है ना मुख्यमंत्री स्वयं ही कोई समस्या है कोई। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद से बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस नगर निगम पीडब्ल्यूडी रात के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द सभी विकास कार्यों को पूरा करने की बात कही। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत चल रहे करोड़ों के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की गई। आने वाले समय में जल्द से जल्द सभी योजनाओं के विकास कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मतलब किसी तरह से हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो थे रोड पे या फिर स्कूल से बाहर निकलना, मतलब उन्हें कॉल करेंगे तो हमारी हेल्प के लिए 112 है। तो इसके बारे में कहाँ बताया गया आपको, किस तरीके से? हमारे जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा थे उसके जो काम बाकी हैं और जो धुरें जल्दी से जल्दी उन कामों को अमली जामा पहनाने का काम करें, उन कामों को समय सीमा पर पूरा करने का काम करें। कोई काम पैसे के कारण भी रुके, मुख्यमंत्री ने कल ही 320 करोड़ रुपये निगम के खाते में डाले हैं और कोई काम रुके नहीं और जल्दी से जल्दी इन कामों को पूरा करा जाए। क्या मानते हैं कि अब तक निगम जो पैसे न होने का हवाला देता था, क्या अब पैसे होने की वजह से जो शहर का जो विकास रुका हुआ है वो फिर आगे बढ़ पाएगा? नहीं, चल रहा है काम तो शहर का चला हुआ है, चारों तरफ शहर का काम में लोग अधिकारी लगे हुए हैं, ठेकेदार काम करें, पर काम को स्पीड में देना है कि जो काम बचे हुए थे लंबे समय से जो रुके हुए थे उन कामों को जल्दी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम। के दौरान क्या किसी के अधिकारी की कमी पाई जाने पर कोई सख्त निर्देश? नहीं, काम कराना है, सख्ती नहीं, काम कराना है। इनसे अपने शहर के लोगों को काम हो जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा मिले। महामारी का दौर अब थमता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। इसी बीच एक निजी संस्था ने सिविल अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन को 5000 सैनिटाइजर और 16000 मास्क डोनेट किए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता के अलावा वैक्सीनेशन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह और अन्य डॉक्टर मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था के इस प्रयास की भूरी प्रशंसा की और कहा कि आगामी 27 फरवरी से प्लस पोलियो अभियान शुरू होना है और ये सभी चीजें हमारे वॉलंटियर की सुरक्षा और बचाव में काम आएंगी। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता के अलावा वैक्सीनेशन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि संस्था ने
आज नेक कार्य करते हुए 5,000 सैनिटाइजर और 16,000 मास्क डोनेट किए हैं। ये एक बड़ा ही नेक कार्य किया है। वहीं आगामी 27 फरवरी से प्लस पोलियो अभियान शुरू होना है। ये सभी चीजें हमारे वॉलंटियर की सुरक्षा और बचाव में काम आएंगी। सुशासन प्रकोष्ठ में हमें 5,000 सैनिटाइजर और 16,000 मास्क दिए हैं लोगों की सेवा के लिए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए, जिसके अंदर कि हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है या सैनिटाइजर से बार बार साफ करना है। क्या कुछ कहना है ऐसी संस्थाओं के लिए? मैं सबसे पहले तो इस सुशासन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये सैनिटाइजर और मास्क वाकई में ऐसे ज़रूरत के समय पे इन्होंने डोनेट किए हैं कि हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम 27 तारीख से आ रहा है और उसमें जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क काफ़ी सुरक्षा का काम कर। रमेश जी, आपकी संस्था की तरफ से सिविल अस्पताल को मास्क और सैनिटाइजर डोनेट किया गया है, कितनी क्वांटिटी है और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो समाज सेवा है। समाज सेवा के कार्य मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ, बचपन से ही ये समाज की सेवा करना अपना एक लक्ष्य है और उसी में ही लगे हुए हैं। और ये 5,000 सैनिटाइजर और 16,000 मास्क है। तो जो शहर में और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि कोरोना काल में किस प्रकार से उनको आगे आना चाहिए? कोरोना काल में भी हमने बहुत काम किए। ऑक्सीजन। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर सरकार की तरफ से सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिस कड़ी में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने सोहना पहुंचकर कस्बे की एक निजी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वे निकाय चुनावों के दौरान अपनाए जाने वाली राजनीति का कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। कार्यकर्ताओं की बैठक के उपरांत मंत्री ने सोहना विधायक कंवर संजय सिंह व कार्यकर्ताओं के पास कई वार्ड में पहुंचे और लोगों के घर जाकर चाय पीकर भी आए, जो सोहना चेयरपर्सन पद व वार्ड पार्षद के लिए ताल ठोक रहे हैं। इस दौरान बनवारी लाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो हर वार्ड में जाकर वोटरों की नब्ज टटोलने के लिए उनके बीच जाकर उनसे बात करें और जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें, ताकि निकाय चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज कर सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार के मंत्रियों द्वारा दिखाई जाने वाली इस दरिया दिली का वोटरों पर कितना असर पड़ता है। और नगर परिषद के आने वाले हैं, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव में जाने से पहले हमारे सभी मंत्री और सभी विधायक और सीनियर नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और कार्यकर्ताओं की बात सुनें। तो जो भी उनकी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर उनका निदान करें, ताकि चुनाव में जब हम जाएं तो वोटर ये ना कहे कि भाई आप सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हो, काम के लिए तो आए नहीं, आप आ जा रहे हो। तो उसको इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे और कार्यकर्ताओं को भी ये कहा कि भाई अपने वार्ड में जाके जो भी समस्याएं हैं उनको विधायक के जरिए, जिलाध्यक्ष के जरिए, हमारे पदाधिकारियों के जरिए प्रशासन से उनको ठीक करवाएं। चुनाव कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और युद्ध में तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई नगर पालिका या नगर परिषद का चुनाव है तो वो छोटा चुनाव। नीचे से मजबूत अगर होंगे तो आगे ऊपर भी मजबूत होंगे। तो पार्टी इस चुनाव को, कोई भी चुनाव हो, उसको पूरा महत्व देती है और उसी के जरिए ये सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं को इस चुनाव में लगाया। सरकार में आप जो प्रॉपर्टी आईडी की बात कर रहे हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, होंगी, लेकिन उनको ठीक करने का भी काम चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं इस सरकार में काफ़ी हुई हैं, काफ़ी बड़ी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब मौसम की। शुक्रवार की रात बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचने के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। किसानों की मांग है कि किसान को मुआवजा दिया जाए और उन्हें सरकार द्वारा ये मुआवजा दिया जाए। फसल के नुकसान को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है। खून पसीने से सींची हुई फसल में नुकसान को देखकर धरती पुत्र परेशान है। मीडिया से बात करते हुए किसानों ने बताया कि बीती रात तेज हवा और बारिश में उनकी फसलों में करीब 70% का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है, जबकि सरसों की फसल की कटाई
हो चुकी है। बीती रात की बारिश और तेज हवाओं ने दोनों ही फसलों का भारी नुकसान किया है। किसान ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनके नुकसान का मुआवजा उन्हें दिया जाए। ये जी बारिश के साथ आंधी आई है, आंधी में कम से कम बिना ओले भी आए, कम से कम भी बारिश की वजह से ये खेत लोटे पड़े हैं। इनमें नुकसान कम से कम 75-80%। सरसों कटी हुई रखी है, इनमें ये भी जल गई सब। तो आप कितना नुकसान हो गया करीब? कम से कम भी नहीं है, 80% है। तो आप प्रशासन से, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे इसके? मुआवजा दिलाया है जी। राविया पट्टी में बहुत ज़्यादा ज़मीन खेत है, और जो रात बारिश हुई इससे आपको कितना नुकसान हुआ है? इससे भारी नुकसान है। जो रात को देर रात बारिश हुई थी, ओला आए थे, इससे ज़्यादा नुकसान है ज़मींदार को। इस गेहूं को देखो कितना ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमको सरकार से चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल के बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने हथीन गेट पर 35 लाख रुपए की लागत से करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र पाल राणा, मुकेश सिंगला, सुरेंद्र सिंगला, अभिवक्ता अविनाश सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने कहा कि पलवल लिंक ड्रोन 68 क्यूसेक डिस्चार्ज के साथ आरडी 23,600 फीट सिंचाई विभाग के अधिकार क्षेत्र में पलवल शहर में हथीन गेट से निकलती है। उन्होंने बताया कि 1.4 लंबाई वाली इस सड़क का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग पलवल द्वारा हथीन गेट से शमशान घाट तक 10 फीट चौड़े कैरेट के साथ किया जाना है, ताकि लोगों को स्वच्छ और साफ सुथरा पानी मिल सके। हथीन रोड से लेकर के और ये जो इस नाले के ड्रेन के साथ साथ शमशान घाट तक ये एक रोड का निर्माण हो रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इस रोड का निर्माण करा रहा है, और इस रोड पे एक तो आवागमन अब सुगम हो जाएगा। इससे जो हमारे आम जनमानस को बड़ी दिक्कत होती है इस पे आने जाने में, और इस रोड के निर्माण होने से एक तो नाले की सफाई प्रॉपर ढंग से हो जाएगी, और जो हमारे यहाँ से किसान भाई भी जाते हैं, आम जनमानस भी निकल करके जाता है, अपनी बुग्गी लेकर के जाता है, पैदल मानस भी बहुत जाते हैं। बहुत गंदी हालत इस रोड की थी, तो इस रोड की आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। लगभग 35 लाख रुपए की लागत की ये रोड बन रही है। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कॉलेज से पेपर देकर मोटरसाइकिल पर बैठकर घर जा रही छात्राओं के साथ कार सवार बदमाशों ने बदसलूकी की। पीछा करते हुए छात्राओं की उन्होंने वीडियो बनाई, और जब उनका कोई जोर नहीं चला तो मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर वहां से फरार होने की कोशिश में खुद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कार की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 छात्रा और एक युवक घायल हो गया, जिसका पलवल जिले में अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने में महिला जांच अधिकारी नहीं होने के कारण पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं छात्रों के परिजनों में इसको लेकर काफी रोष देखने को मिला। 24 फरवरी को बरडौली महिला महाविद्यालय की छात्राओं का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। ये छात्राएं पलवल से वापस बरडौली होते हुए अपने गाँव में लौट रही थी, तभी इनके साथ एक बड़ी वारदात घटित हुई। जानकारी के अनुसार पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर देकर घर जा रही थी। छात्राओं पर बरौली गांव के पास कार सवार बदमाशों के द्वारा पीछा करते हुए छात्रों के साथ अभद्रता की और फिर टक्कर मारकर उन्हें घायल करने का मामला भी सामने आया। जब हम बरौली बम्बे पर से आए तो गाड़ी आई थी पीछे, उसने गणेश का पंजा करा, 2-3 बार ओवरटेक करा था उसने। सुनसान जगह पर आके तो उसने टक्कर मारी हमने। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी सिर्फ रिजार थी। कितने लोग थे उसमें? गाड़ी में 4 लोग थे। 4 लड़के थे? क्या नाम आपका? मेरा विजय पाल शर्मा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर फ्रॉम दिल्ली पुलिस। मेरी मतलब ग्रैंड डॉटर जो है ये आ रही थी, और मेरा ग्रैंड सन ही इन बच्चों को ले रहा था। तो क्या हुआ? जैसे मतलब ये मेरे पोते ने बताया कि बाबा जी ऐसे ऐसे मतलब ये कभी आगे कभी पीछे, और ये और मैं डर भी गया था मतलब इनकी एक्टिविटी देख के। फिर जब ये चलता ही रहा तो फिर उन्होंने पीछे से हिट करके और हम एक्सीडेंट किया, पर बाकी ये है कि वो। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित है। अंक रहीमपुर से रहने वाला हूँ। मेरी ये बहन जी है, कॉलेज में पेपर दे के आ रही थी। 3 लड़कियाँ ये थी और एक इनको मेरा भाई इनको कॉलेज से लेके आ रहा था। जैसे कॉलेज में बस में से ही वहाँ से उतरी, वहाँ पे पहले से ही ये गाड़ी खड़ी थी HR 30D 1722 नंबर। जैसे गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, जैसे बाइक पे तीनों बैठी,
तो उन्होंने गाड़ी वहीं से पीछा कर दी। गाड़ी वहीं से पीछा करने के बाद जो एक छोटा अभी बता रहा बयान दिया। हाँ, मेरे को बताया है, मुंशी ने भी बताया है और जो आईओ वहाँ पर गया था उसने भी बताया है कि एक गाड़ी थी जिसने एक्सीडेंट किया है और उस गाड़ी को हम ले आए हैं। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें जैसे भी कुछ और बातें आई हैं सामने तो उसके मुताबिक कार्रवाई जो भी बनती है, एक लेडीज़ का जैसे मसला है तो उस मुताबिक लेडीज़ से भी कार्रवाई चाहिए। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।